Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum and a very good morning. Starting our new unit, that is of basic mycology, with the name of Allah. Bismillahir-rahmanir-rahim. Fabiyayyi alai rabbikuma tukazziban. अच्छा, इस पिक्चर में देखें, कुछ नेचर के करीब है ये पिक्चर। इसमें आपको आसमान नज़र आ रहा है, पहाड़ हैं, ग्रीनरी है। ग्रीनरी के नीचे थोड़ा सा देखें ज़रा, सैंड और सॉइल टाइप, इसमें ग्रास ग्राउंड्स भी हैं। तो सारी ये पिक्चर्स जो हैं ये एनवायरनमेंट के करीब हैं और इसका रिलेशन हम आगे जाके देखेंगे कि माइकोलॉजी के साथ क्या है। स्टार्टिंग विद द बेसिक माइकोलॉजी ऑन द 1st of July 2020. The learning outcomes for today's lecture, as we usually start our lectures, by the end of this session, we will be able to recall the important fungal cell structures. We will enlist the types of fungi. We'll try to elaborate the role of fungi in our daily life, along with an explanation of the mechanism of action of hepatotoxins. While moving towards the end, we will try to diagnose the fungal infections in microbiology lab, along with summarization of antifungal therapy. And last but not the least, we will examine patients of cutaneous and subcutaneous mycosis, and we will compare and contrast between them. Starting with, what are the important fungal cell structures? इसको आप fungi भी pronounce कर सकते हैं, fungal भी कर सकते हैं, it's up to you. तो कहीं आपको प्रोनाउंसिएशन, कहीं आप सुनेंगे मैं फंगस कर रही हूँ, कहीं पे मैं फंजाई कर रही हूँ। व्हाट आर इम्पॉर्टेंट फंगल सेल स्ट्रक्चर्स? अब एक तो हमने ये देखना है कि जो फंगाई होते हैं या फंजाई होते हैं, चाहे वो यीस्ट्स हों और मोल्ड्स हों, दे आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, जबकि पीछे अब तक जो हम पढ़ते आए हैं बैक्टीरिया, दे वर प्रोकैरियोट्स। तो सबसे पहले तो इनके अंदर सेवरल फंडामेंटल डिफरेंसेस होंगे। And starting with the differences, number 1, जो fungal cell wall है, that consists of chitin. और जबकि बैक्टीरिया में क्या था, हमारे पास पेप्टिडोग्लाइकैन था। इसीलिए फंजाई जो होते हैं, they are insensitive to certain antibiotics such as penicillins and cephalosporins. जो होती है ना एंटीबायोटिक्स, जो पेप्टाइडोग्लाइकैन के सिंथेसिस को, सेल वॉल के सिंथेसिस को इनहिबिट करती हैं जाके, जिसमें पेनिसिलिन ग्रुप आता है और सेफलोस्पोरिन्स आता है, तो वो फंगाई पे एक्ट नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि फंगल सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लैंड की जगह काइटिन होता है। काइटिन क्या होता है? इट्स अ पॉलीसैकेराइड और इसके अंदर लॉन्ग चेन्स होती है एन एसिटाइल ग्लूकोजेमीन की, बीटा ग्लूकैन की और उसके अलावा कैस्पोफंगिन की। Second main difference is that the fungal cell membrane contains ergosterol, जबकि जो ह्यूमन सेल्स हैं हमारी बॉडी में, उनके मेम्ब्रेन में क्या होगा? कोलेस्ट्रॉल। तो सेलेक्टिव एक्शन होता है दो एंटीफंगल ड्रग्स का, एम्फोटेरिसिन बी का और एजोल ड्रग्स का। एजोल्स में कौन कौन से आते हैं? वो तमाम ड्रग्स जो के नेम जिनका एंड हो रहा हो एजोल में, फॉर इंस्टेंस फ्लूकोनाजोल, कीटोकोनाजोल एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये जो है ये जाके कहाँ पे एक्ट करते हैं? एर्गोस्टिरॉल पे। कोलेस्ट्रॉल वाले सेल्स पे नहीं करेंगे, बल्कि एर्गोस्टिरॉल पे जाके एक्ट करेंगे। कमिंग टू द क्लैरिफिकेशन, फंगल सेल वॉल आप ये देखें, इसमें मैनोप्रोटीन्स हैं, काइटिन्स हैं, ये जो ऑरेंज कलर के हैं, ग्लूकैन्स हैं, एंड दिस इज द सेल मेम्ब्रेन एंड द मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। कमिंग टू द लोअर पिक्चर, स्टार्टिंग विथ एर्गोस्टिरॉल, ये देखें अब आप, एर्गोस्टिरॉल है सेल मेम्ब्रेन में, फिर काइटिन लेयर आ जाती है, फिर ग्लूकैन है, एंड देन कमिंग टू द मैनोप्रोटीन्स। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फंगाई आर देयर? कितनी टाइप्स हैं फंगाई की या फंजाई की? देयर आर मेनली बेसिकली 2 टाइप्स होते हैं, एक यीस्ट है, एक मोल्ड है। यीस्ट ग्रो करते हैं सिंगल सेल्स पे और रिप्रोड्यूस करेंगे हमेशा एसेक्सुअल बडिंग पे, जबकि मोल्ड्स जो हैं वो ग्रो करेंगे लॉन्ग फिलामेंट्स में। अब ये देखें नीचे जो पिक्चर है, लॉन्ग फिलामेंट्स, इनको हम हाइफी भी कहते हैं, और मोल्ड्स स्टार्ट विद एम और मोल्ड्स बनाते हैं माइसीलियम, दे फॉर्म अ मैट, माइसीलियम बना लेते हैं। तो एम से ही मोल्ड्स है और एम से ही माइसीलियम है। यीस्ट सिंगल सेल के तौर पे ग्रो करते हैं, एसेक्सुअल बडिंग होती है, मोल्ड्स में लॉन्ग फिलामेंट्स बनते हैं जिनको हम हाइफी कहते हैं। अब हाइफी जो है सेप्टेट भी होते हैं और नॉन सेप्टेट भी होते हैं। अब आप ये देखें, ये जो पहली पिक्चर है इसमें देखें डिमार्केशन हुई हुई है, ये क्या बना रहे हैं? ट्रांसवर्स वॉल्स बना रहे हैं, इनको सेप्टेट हाइफी कहते हैं, दूसरे नॉन सेप्टेट हाइफी होते हैं।
हाइफी जो होती है उनकी ग्रोथ कैसे होगी, एक्सटेंशन होंगी टिप्स पे, और इनमें कोई सेल डिवीजन नहीं होगी अलोंग द फिलामेंट, बल्कि ये एक्सटेंशन कर रहे होंगे टिप्स से। अब ये जो होते हैं फंजाई जो होते हैं, जो मेडिकली इंपॉर्टेंट होते हैं, दे आर थर्मली डायोमॉर्फिक। इसका क्या मतलब है कि डिफरेंट टेम्परेचर्स पे ये डिफरेंट फॉर्म्स में होंगे। फॉर इंस्टेंस पीछे हमने एनवायरनमेंट की एक तस्वीर देखी थी, वहाँ पे एग्जिबिट कर रहे होंगे एज मोल्ड्स, जबकि टिश्यू में आकर और हमारे ह्यूमन बॉडी में आके ये एक्ट करेंगे या ऐसे फॉर्म होंगे जैसे होंगे यीस्ट्स। तो टिश्यूज़ में और ह्यूमन बॉडी में दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ यीस्ट, while in the environment they are present in the form of molds. अब जो फंगाई होते हैं, they are obligate aerobes. ऑब्लिगेट एरोब्स होते हैं या फैकल्टेटिव एनारोब्स होते हैं, लेकिन कोई भी जो है, अच्छा यहाँ में मिस प्रिंट हुआ हुआ है, मैंने फैकल्टेटिव एरोब्स लिखा हुआ है, तो फैकल्टेटिव एनारोब्स है और ऑब्लिगेट एरोब्स हैं। नन ऑफ देम इज ऑब्लिगेट एनारोब्स, यानी कि उनको कार्बन डाइऑक्साइड टिपिकल, अगर 100% कार्बन डाइऑक्साइड होगी तो दे विल बी नॉट बी ग्रोइंग। इनको चाहिए होता है ऑर्गेनिक सोर्स कार्बन का, इसीलिए ये डिकेइंग मैटर के साथ वहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लॉरिश करते हैं। अब नेचुरल हैबिट जो है ना मोस्ट ऑफ द फंजाई का, वो एनवायरनमेंट है, इसीलिए हमने स्टार्ट अपनी प्रेजेंटेशन एनवायरनमेंट से की थी। सिर्फ एक एक्सेप्शन है जिसको हम कहते हैं कैंडिडा एल्बिकेंस। कैंडिडा एल्बिकेंस इज अ पार्ट ऑफ नॉर्मल ह्यूमन फ्लोरा। It's a part of normal human flora in the body. कुछ फंजाई जो होते हैं रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली और कुछ होते हैं एसेक्सुअली। अब जो सेक्सुअली प्रोड्यूस करते हैं और मेटिंग करते हैं फॉर्म सेक्सुअल स्पोर्स, ये स्पोर्स बनाते हैं। किस किस तरह के स्पोर्स होंगे, जाइगोस्पोर्स होते हैं, एस्कोस्पोर्स होते हैं और बेसिडियोस्पोर्स होते हैं, राइट। और कुछ फंजाई जो होते हैं दे आर कॉल्ड एज फंजाई इम्परफेक्टाई। अब फंजाई इम्परफेक्टाई जो है, अभी क्लासिफिकेशन जो है ये ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेक्सुअल स्पोर्स हो रही है। जो फंजाई कोई सेक्सुअल स्पोर्स नहीं बनाते उनको हम कहते हैं फंजाई इम्परफेक्टाई या फंगाई इम्परफेक्टाई। मोस्ट ऑफ द फंगाई जो होते हैं मेडिकल इंटरेस्ट के, इसमें अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू फंगाई प्रोपोगेट कैसे करते हैं, रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं। तो मोस्टली जो फंजाई हैं जो हमारे इंटरेस्ट के हैं, दे प्रोपोगेट एसेक्सुअली, और एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं बाय फॉर्मिंग कोनिडिया। कोनिडिया क्या होते हैं, एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं। कहाँ से निकलते हैं, फ्रॉम द साइड्स और एंड्स ऑफ द स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स। अब ऑन द बेसिस, अब आप ये देखें एक स्ट्रक्चर बना हुआ है और ऊपर ये देखें कोनिडिया निकल रहे हैं। सो कोनिडिया आर द एसेक्सुअल स्पोर्स। कितनी तरह के होते हैं, ऑर्थ्रोस्पोर्स हैं, ब्लास्टोस्पोर्स हैं, क्लेमिडियोस्पोर्स हैं एंड स्पोरेंजियोस्पोर्स हैं। अब देख लेते हैं हम ये। कमिंग टू नंबर 1, दैट इज ऑर्थ्रोस्पोर्स। ऑर्थ्रोस्पोर्स किस तरह अराइज होते हैं, फ्रेगमेंटेशन होती है। अभी आप देखें एंड ऑफ हाइफी, जो हाइफी है उनके एंड पे फ्रेगमेंटेशन हो रही है। क्लेमिडियोस्पोर्स नंबर 2 पे जब हम जाएं तो ये क्या होते हैं, दे आर राउंडेड, थिक वॉल्ड हैं और रेजिस्टेंट हैं। आप देखें जितनी वॉल थिक होगी उतना वो रेजिस्टेंट टू टेम्परेचर एंड ड्राइनेस होंगे। तीसरे नंबर पे हम जिक्र करेंगे ब्लास्टोस्पोर्स का, जो फिगर 1b है। ब्लास्टोस्पोर्स क्या होते हैं, दे आर फॉर्म्ड बाय द बडिंग प्रोसेस। अब आप ये देखें, ये जो इसमें नज़र आ रही है आपको, यीस्ट नज़र आ रही है, वो देखें छोटे छोटे बर्ड्स बना रही है, मल्टीपल बर्ड्स बन रहे हैं और उसके बाद अभी डिटैच नहीं हुए, इसीलिए ये सॉसेज लाइक चेन्स प्रोड्यूस करते हैं, जिनको हम सूडो हाइफी भी कह सकते हैं। 4th नंबर पे आता है स्पोरेंजियोस्पोर्स, जो कि इसमें हमारे पास लेफ्ट साइड पे फिगर नंबर 3 है। स्पोरेंजियोस्पोर्स कब फॉर्म होते हैं, देखें अब आप, इसमें एक सैक बना हुआ है जिसको स्पोरेंजियम कहेंगे, और सैक के नीचे एक स्टॉक है या एक तना सा है, और ये कुछ फंगाई होते हैं जो इस तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं, वो हम आगे देखेंगे। उनका नाम है राइजोपस एंड म्यूकॉर। So till now we discussed arthrospores, blastospores, sporangiospores and chlamydiospores. ये अगेन उसी की एक्सटेंशन है। आप ये देखिए, ये कैंडिडा की पिक्चर है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में, और ये देखिए बडिंग हो रही है, और ये हाइफी जो बने हुए हैं उससे ये बडिंग हो रही है और ये रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। What is the role of fungi in our daily life? अब फंजाई जो है आप सबको पता है, दे आर वेरी वेल एंड वेरी दे आर यूज्ड वास्टली इन द प्रोडक्शन ऑफ इम्पॉर्टेंट फूड इंडस्ट्री।
ये ब्रेड में यूज़ होते हैं, चीज़ में होते हैं और बाकी और हमारी ईटेबल्स में होते हैं एंड दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पॉयलेज ऑफ सर्टन फूड्स। अब ये ग्रो कहाँ करते हैं? ड्राई एनवायरनमेंट में जहाँ पे एसिडिक ज़्यादा हो, हाई ऑस्मेटिक प्रेशर हो, इसलिए ये इन्वॉल्व होते हैं स्पॉयलेज ऑफ फ्रूट्स में, ग्रेन्स में, वेजिटेबल्स में, जैम्स में, आपकी ब्रेड में, रोटी में। अगर थोड़ी देर भी, अब आप देखें आजकल कितना हाई टेम्परेचर है, लेकिन अगर आप रोटी या ब्रेड एक दिन के लिए बाहर छोड़ देंगे बगैर फ्रिज में रखे हुए, इवन रूम टेम्परेचर पे या किसी गर्म जगह पे रखेंगे, तो 2 दिन बाद वो आहिस्ता आहिस्ता वो ग्रीनिश वहाँ पे ग्रोथ शुरू हो जाएगी, फंजाई की। Next topic is that we are going to try to enlist the steps of pathogenesis of fungal infections. कि पैथोजेनेसिस में इसकी क्या क्या होता है। अब जब रिस्पॉन्स होता है, एक पेशेंट है जिसको किसी फंगस ने अटैक किया है, तो अमूमन अब हम इसको अभी हम यहाँ जनरलाइज डिस्कस करेंगे और आगे जाके हम स्पेशल करेंगे। पैथोजेनेसिस में मोस्टली देयर आर 4 और 5 स्टेप्स। सबसे पहले तो ग्रैन्युलोमास हैं कि जैसे ही कोई अटैक हुआ है फंगस से, दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ ग्रैन्युलोमास। और ग्रैन्युलोमास जो है सिस्टेमिक फंगल डिजीज़ में होते हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। सिस्टेमिक फंगल डिजीज़ में 3-4 हैं, वो हमारा इंशाल्लाह ताला आई थिंक सो सेकेंड लास्ट टॉपिक है। सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स होता है और सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से ग्रैन्युलोमा फॉर्मेशन होता है। देयर इज़ एक्यूट सेपरेशन एंड प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रोफिल्स। उसके बाद फंगाई में कोई एंडोटॉक्सिन नहीं होता, कोई एक्सोटॉक्सिन नहीं होता। स्टिल इसमें थोड़े से टॉक्सिन्स होते हैं, बट दे हैव अ डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, जब सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स होगा तो डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी स्किन रिएक्शन होगा, वहाँ पे स्किन रिस्पॉन्स आएगा जब हम कोई भी फंगल एंटीजेंस इंजेक्ट करेंगे। एक पेशेंट आया है, उसको हमने फंगल एंटीजन इंजेक्ट किए इंट्राडर्मली और पॉजिटिव स्किन टेस्ट इंडिकेट हुआ है। अब पॉजिटिव स्किन टेस्ट इंडिकेट हुआ है, इसका मतलब है कि प्रीवियस एक्सपोजर हुआ है उसको फंगल एंटीजेंस का, राइट। कैंडिडा जो है वो एक पार्ट है, दैट इज़ द पार्ट ऑफ नॉर्मल फ्लोरा, तो इसलिए स्किन टेस्ट हम यूज़ कर सकते हैं कैंडिडा एंटीजन का, और ये डिटरमिन करता है कि हमारी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी नॉर्मल है या कॉम्प्रोमाइज्ड। होस्ट डिफेंसेस कौन कौन से होते हैं? टू लिमिट द पैथोजेनिसिटी ऑफ फंगल इन्फेक्शंस देयर आर 2 or 3 होस्ट डिफेंसेस विच वी विल मेमोराइज ओवर हियर। एक है इंटैक्ट स्किन, एक नॉर्मल बंदा है उसकी स्किन इंटैक्ट है, तो उसका बड़ा अच्छा इफेक्टिवली वो होस्ट डिफेंस अपने आप को प्रोवाइड कर रहा है ताकि कैंडिडा ना आके उसमें ग्रो करे, डर्मेटोफाइट्स ना ग्रो करें। लेकिन अगर स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन डैमेज होंगे तो ऑर्गेनिजम्स जो हैं, आपने पहले पढ़ा था हमने नॉर्मल फ्लोरा में कि ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो आके रिसेप्टर ऑक्यूपाई कर लेते हैं और वहाँ ग्रोथ शुरू कर देते हैं। फैटी एसिड्स होते हैं स्किन में जो इनहिबिट करते हैं डर्मेटोफाइट ग्रोथ की। हार्मोन एसोसिएटेड स्किन चेंजेस होती हैं जो कि लिमिट करती है ग्रोथ ट्राइकोफाइटॉन की, और ट्राइकोफाइटॉन क्या है? दैट इज़ अ रिंग वर्म इन्फेक्शन ऑफ द स्काल्प। सर पे ये होती है और रिंग वर्म इन्फेक्शन है। ट्राइकोफाइटॉन इज़ द पॉजिटिव एजेंट। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास कि नॉर्मल फ्लोरा स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन के ओवरऑल ये सप्रेस करते हैं फंजाई। अगर कभी भी नॉर्मल फ्लोरा डिस्टर्ब होंगे, फॉर इंस्टेंस लॉन्ग यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स में, तो ये जितने भी फंजाई हैं इनमें से कुछ हैं जिनको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी और वो ग्रोथ करनी शुरू कर देंगे। फॉर इंस्टेंस कैंडिडा। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कौन से होस्ट डिफेंसेस हैं? म्यूकस मेम्ब्रेन है नेजोफेरिंक्स की जो कि ट्रैप कर लेती है इनहेल्ड फंगल स्पोर्स को और एल्वियोलर मैक्रोफेजेस को। उसके अलावा आईजीजी, आईजीएम भी प्रोड्यूस होते हैं रिस्पॉन्स टू फंगल इन्फेक्शन, लेकिन रोल उनका कितना है इफेक्टिवनेस में, प्रोटेक्शन में, दैट इज़ नॉट क्लियर। वी आर गोइंग टू नेम अ फ्यू फंगल टॉक्सिन्स। बेशक वो एक्सोटॉक्सिन्स और एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस नहीं करते, लेकिन स्टिल देयर आर सर्टेन टॉक्सिन्स। और कौन कौन से वो टॉक्सिन्स हैं? लेट्स सी। म्यूस्करिन है, फेलॉइडिन है, एमेंटीन है, एफ्लाटॉक्सिन एंड एर्गट। नेम द फंगल टॉक्सिन्स एंड एलर्जीज। अब इसमें 2 तरह की आएंगी। एक आएगा माइकोटॉक्सिकोसिस जो कि कॉज करता है इंजेस्टेड टॉक्सिन्स जो है वो फंगाई के अंदर ही होगी, और एक होती है एलर्जीज टू फंगल स्पोर्स। अब माइकोटॉक्सिकोसिस की बेस्ट एग्जांपल है आफ्टर ईटिंग एमिनीटा मशरूम्स।
एमेनिटा मशरूम्स होती हैं, इनको खाने के बाद उनके अंदर टॉक्सिन्स होते हैं और उसकी वजह से माइकोटॉक्सिकोसिस प्रोड्यूस हो जाएगा। कौन सी टॉक्सिन्स होती हैं? एमेनिटीन और फोलॉइटिन, ये दो मोस्ट पोटेंट हेपेटोटॉक्सिन्स हैं। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो हम आगे पढ़ लेते हैं कि एमेनिटा मशरूम्स में एमेनिटीन और फेलॉइडिन जो है वो क्या करती है। उसके अलावा इसमें क्या होती है कि एक होते हैं एफ्लोटॉक्सिन्स। एफ्लोटॉक्सिन्स क्या होते हैं? ये होते हैं एस्पार्जिलस फ्लेवस में, इनका भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आगे पढ़ेंगे। एक होते हैं हमारे पास एर्गोटिज्म। एर्गोटिज्म क्यों होता है? क्लेविसेप्स जो है वो फंगस की एक मशरूम की टाइप से, और ये जो है ये ग्रेन्स को इन्फेक्ट कर देते हैं, ग्रेन्स को इन्फेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से एलएसडी क्या होता है? एलएसडी होता है लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइल एमाइड, एलएसडी प्रोड्यूस करता है। और ये जो क्लेविसेप्स है ये इन्फेक्ट करती है ग्रेन को, एल्कलॉइड्स प्रोड्यूस कर देती है। एल्कलॉइड्स में कौन कौन से हैं? एर्गोटामिन एंड एलएसडी। अब ये जो एलएसडी और एर्गोटामिन है ये क्या करेंगे? ये वस्कुलर और न्यूरोलॉजिकल डैमेज करेंगे। आगे जाके हम इनकी डिटेल में कर लेते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है इनका। व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ हिपेटोटॉक्सिन्स? एमेनिटीन और फेलॉइडिन ये क्या करती हैं? ये इनहिबिट कर देती हैं सेल्यूलर आरएनए पॉलीमरेज को, जिसकी वजह से मैसेंजर आरएनए सिंथेसिस जो है वो स्टॉप हो जाती है। उसके अलावा एक और एफ्लोटॉक्सिन्स होते हैं। एफ्लोटॉक्सिन्स क्या होते हैं? दे आर प्रोड्यूस्ड बाय एस्पार्जिलस फ्लेवस। अब ये क्या करते हैं? जब एफ्लोटॉक्सिन्स हम खाएं अगर स्पॉइल्ड ग्रेन्स के साथ या पीनट्स के साथ, तो ये लिवर में जाते हैं और वहाँ पे जाके मेटाबोलाइज्ड हो जाते हैं और पोटेंट कार्सिनोजन बना लेते हैं। एफ्लाटॉक्सिन B1 जो है वो इंड्यूस करता है म्यूटेशन P53 ट्यूमर सप्रेसर जीन में, जिसकी वजह से लॉस हो जाता है P53 प्रोटीन का और लॉस ऑफ ग्रोथ कंट्रोल हो जाता है हिपेटोसाइट्स में, जिसकी वजह से लिवर डैमेज होता है। आपने देखा होगा अक्सर पीनट्स लेते हुए, ड्राई फ्रूट लेते हुए उसमें कॉशन दिया हुआ होता है कि एलर्जी, दिस प्रोडक्ट मे कंटेन पीनट्स डेरिवेटिव्स। तो ऐसे लोग जो जिनमें ये एलर्जी हो उनको ये खाने से अवॉइड करना चाहिए, या उनको एकदम से हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकता है। नाउ कमिंग टू अ क्लिनिकल सिनेरियो, Saima is brought to emergency with severe bronchoconstriction. Lab investigations show severe eosinophilia and positive wheal and flare skin reaction. साइमा लाई गई है एमरजेंसी में आपके पास, जिसको स्फीयर ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन और सांस लेने में तकलीफ हो रही है। अब ये देखें, हमने उसका पेरिफेरल ब्लड स्मीयर बना के देखा। ये देखें इओजिनोफिल्स हैं, ये जो हमारे पास आ रही है स्लाइड जो माइक्रोस्कोपिक व्यू है उसमें इओजिनोफिल्स प्रीडोमिनेंट है। और ये देखें आप इस फील्ड में देयर आर 3 इओजिनोफिल्स। आप देखें इनके, ये देखें आपने अंदर से, ये इसको क्या कहते हैं, इनकी स्पेसिफिक शेप होती है इस इओजिनोफिलिया की। ये मैं आपसे नेक्स्ट टाइम पूछूंगी कि क्या शेप है। और साथ में है इसका पॉजिटिव व्हील एंड फ्लेयर स्किन रिएक्शन। सो व्हाट इज द डायग्नोसिस एंड व्हाट इज द अंडरलाइंग पैथोजेनेसिस? डायग्नोसिस क्या है इस बच्ची की और साथ में अंडरलाइंग पैथोजेनेसिस क्या है? So the diagnosis is that she is suffering from a severe allergic reaction to fungal spores. और फंगल स्पोर्स किसके थे? एस्पार्जिलस में ये पिक्चर देखी जाती है। इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी रिस्पॉन्स आता है, एक डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी होता है और एक इमीडिएट होता है। तो एस्पार्जिलस के अगर फंगल स्पोर्स इनहेल हो जाएं तो देयर इज इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी रिस्पॉन्स दैट इज कंसिस्टिंग ऑफ ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन, व्हील एंड फ्लेयर रिएक्शन आएगा और इओजिनोफिलिया होंगे पेरिफेरल ब्लड स्मीयर। नाउ कमिंग टू द लैब डायग्नोसिस, when the patient will be coming to you, how you are going to diagnose the fungal infections in the microbiology lab? अब इसमें 4 अप्रोचेस होती हैं। एक होता है डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, एक होगा कल्चर ऑर्गेनिज्म का करेंगे, तीसरा हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करेंगे और चौथा हम करेंगे सीरोलॉजिकल टेस्ट। डायरेक्ट माइक्रोस्कोप एग्जामिनेशन किस किस चीज़ का होगा? हम स्किन स्क्रैपिंग ले सकते हैं, स्पूटम ले सकते हैं, टिश्यू स्क्रैपिंग लेंगे, लंग बायोप्सी मटेरियल लेंगे, डिपेंड करता है कि कौन सी फंगल इन्फेक्शन है। और क्या क्या हम चीज़ देख सकते हैं माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में? हम देख सकते हैं एसेक्सुअल स्पोर्स हैं, हाइफी हैं या यीस्ट्स हैं, और ये सारी चीज़ें हम लाइट माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं। स्पेसिमेन को हम ट्रीट करेंगे
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। ये हम अगली स्लाइड में देख लेते हैं कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट कैसे करना है, कल्चर किस तरह लगाना है, पीसीआर कैसे करना है और सीरोलॉजी कैसे करनी है। नाउ दिस इज दिस स्पेसिमेन, यू हैव गॉट द स्पेसिमेन। ये देखें फर्स्ट पिक्चर में हम उसका कल्चर लगा रहे हैं, कल्चर के लिए कौन सा एगर यूज़ होता है नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है। ऑन द मिडल पिक्चर, इन द मिडल पिक्चर यू कैन सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंगल ग्रोथ। आप ये देखिए 12 o'clock पे फंगल ग्रोथ कैसी है, कमिंग टू 3 o'clock, देन 7 and 9 o'clock, और बीच में देखें। और ये जो हमारे पास एक्सट्रीम राइट साइड में, इसमें देखें ये हाइफी किस तरह ग्रो कर रहा है, हाइफी भी नज़र आ रहा है और एक स्पोरेंजियम सैक सा भी नज़र आ रहा है। सो द स्पेसिमेन को ट्रीट कैसे करना है हमने, 10% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, ताकि डिज़ोल्व हो जाए टिश्यू मटेरियल। टिश्यू मटेरियल डिज़ोल्व हो जाएगा और एल्कली से चूँकि रेजिस्टेंट होती है फंगाई, तो वो इंटैक्ट रहेंगे। या इसमें हम कुछ स्टेन्स भी यूज़ कर सकते हैं। अब स्टेन्स कौन कौन से होते हैं ये हम देख लेंगे आगे जाके कि हमारे पास फॉर इंस्टेंस डिफरेंट स्टेन्स, चलें वो मैं आपको बाद में बता देती हूँ। इंडियन इंक प्रेपरेशन है, कैल्कोफ्लोर वाइट डाई है और मिथेनमीन सिल्वर। डायरेक्ट एग्जामिनेशन में फॉर इंस्टेंस हमारे पास कॉक्सीडियो आयोडीज इमिटस और हमारे पास ये जो है क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्म्स, इसमें हम स्फीरियोल्स देखते हैं, वाइट कैप्सूल्स देखते हैं। ये हम आगे डिटेल में देखेंगे कि किस तरह देखना है हमने। फंगल स्टेन्स यहाँ आ गए हैं, कुछ वेट प्रेपरेशंस होती हैं और कुछ हमारे पास डिफरेंशियल स्टेन है। ये सारे याद करने की ज़रूरत नहीं है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड माउंट है, इंडियन इंक स्टेन है, नेग्रोसिन है, कैल्कोफ्लोर है, लैक्टोफिनोल है और डिफरेंशियल स्टेन्स ग्राम स्टेन में नज़र आ जाता है। कैंडिडा बहुत अच्छा नज़र आता है, हीमाटॉक्सिलिन एंड इयोसिन है, जिम्सा है, पीरियोडिक एसिड शिफ्ट स्टेन है और अदर्स। इनमें से आप 2-2, 3-3 याद कर लें तो इट्स एनफ। नेम द एगार। एगार कौन से यूज़ होते हैं फॉर फंगल कल्चर, तो बेसिकली फ्रीक्वेंटली जो है सेबेरॉड्स एगर होता है या सेबेरॉड्स एगर। अब ये जो है लेकिन स्लो ग्रोइंग फंगाई होते हैं। ये जो फंगाई हैं इनकी ग्रोथ फ़ौरन नहीं आती, दे फैसिलिटेट द अपीयरेंस ऑफ स्लो ग्रोइंग फंगाई। और ये जो सेबेरॉड्स एगर है इसके अंदर 2-3 चीज़ें डली हुई होती हैं जिसकी वजह से ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है। क्यों करता है, एक तो इसका लो पीएच होता है मीडियम का, और एक इसके अंदर एंटीबायोटिक्स होती हैं। कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स होती हैं, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड साइक्लोहेक्सेमाइड। अब ये चूंकि एंटीबायोटिक्स इसमें एड अप हुई भी होती हैं तो इसलिए इट इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास पीसीआर होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसमें हम डीएनए प्रोब्स यूज़ करते हैं, आइडेंटिफाई होती हैं कॉलोनीज़ की, और उसके बाद फिर विजुअल डिटेक्शन होती है कॉलोनीज़ की, और फिर हम पीसीआर कर लेते हैं डीएनए प्रोब्स की बेस पे। ये भी देयर आर सर्टेन फंगाई फॉर विच द पीसीआर इज़ अवेलेबल। एंटीबॉडीज सीरम में, पेशेंट के सीरम में या सीएसएफ में, दे आर ऑल्सो यूजफुल इन डायग्नोस्टिंग सिस्टेमिक माइकोसिस। सिस्टेमिक में ये यूज़फुल होती हैं, अदर फंगल इन्फेक्शन में इतनी नहीं है। देन देयर आर कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट, और उसके अलावा होता है लैटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट। तो ये दोनों टेस्ट भी फंगल आइडेंटिफिकेशन इन द माइक्रोबायोलॉजी लैब, दे प्ले अ वाइटल रोल। कमिंग टू द फूड फॉर थॉट, there are certain questions. You have to name the antibiotics that are used in Sebarod's agar. May I request you to name the fungi that are identified by complement fixation test. Next, you have to name the fungi identified by latex agglutination test, and what samples or what specimen will you be collecting for diagnosing the fungal diseases. तो ये जब हमारा यूनिट ख़त्म हो जाएगा, यू कैन ईजिली आंसर दीज क्वेश्चंस। कमिंग टू समराइजिंग द एंटी फंगल थेरेपी, अब हमने शुरू में ही पढ़ लिया था कि इनके पास पेप्टाइडोग्लाइकेन नहीं होती, ठीक है। देयर आर सर्टेन स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस इन द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकेन भी थी, 70S राइबोसोमल साइज भी था, लेकिन फंगाई में ये दोनों चीज़ें नहीं होती हैं। पेप्टाइडोग्लाइकेन नहीं होगा, इसकी जगह क्या चीज़ होगी, वहाँ पे क्या चीज़ प्रेजेंट थी, काइटिन था, एर्गोस्टेरॉल्स थे। तो लिहाजा वो एंटीबायोटिक्स जो कि सेल वॉल के ऊपर जाके एक्ट करती हैं वो यहाँ पे कोई काम नहीं करेंगी, राइट। पेनिसिलिन्स नहीं काम करेंगी, सेफ्लोस्पोरिन्स नहीं करेंगी। ऑन द अदर हैंड क्या होगा,
मोस्ट इफेक्टिव एंटी फंगल ड्रग्स जो होती हैं उनमें कौन कौन सी हैं? एम्फोटेरेसिन बी हैं और एजोल्स हैं, कीटोकोनाजोल है, फ्लूकोनाजोल है। ये क्या करती हैं? ये एक्सप्लॉइट कर देती हैं एर्गोस्टिरॉल को, और एर्गोस्टिरॉल जो है दैट इज नॉट फाउंड इन बैक्टीरियल और ह्यूमन सेल मेम्ब्रेन्स, राइट। तो एम्फोटेरेसिन भी डिस्टर्ब्स करती है फंगल सेल मेम्ब्रेन को, एर्गोस्टिरॉल को जाके हिट करती है, और एजोल ड्रग्स जो हैं वो भी इनहिबिट करती हैं सिंथेसिस ऑफ एर्गोस्टिरॉल। तो ये दोनों वहाँ जाके काम करेंगी। उसके अलावा एक और होती है दैट इज कैस्पोफंगिन। कैस्पोफंगिन क्या करती है? दैट इनहिबिट्स द सिंथेसिस ऑफ बीटा ग्लूकैन। बीटा ग्लूकैन कहाँ होगी? फंगल सेल वॉल में होती है, लेकिन बैक्टीरियल सेल वॉल में नहीं होती, और ह्यूमन सेल्स की सेल वॉल ही नहीं होती। तो लिहाजा ये जो कैस्पोफंगिन है ये सिर्फ जाके फंगल सेल्स को टारगेट करेगी। Coming to illustration of mechanism of action of antifungal drugs. mechanism of action के हिसाब से ये दी हुई है, तो ये आप अपनी फार्माकोलॉजी में भी डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे 7 mechanism of action के हिसाब से ये क्लासीफाई की हुई है। कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जो कि फंगल सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करेंगे, कुछ एर्गोस्टिरॉल से बाइंड करेंगी। देन देयर आर टर्बेनेफिन जो कि इनहिबिशन एर्गोस्टिरॉल की भी करेगी और आइनोस्टिरॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करेगी। कुछ एर्गोस्टिरॉल सिंथेसिस को करेंगी, न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस को इनहिबिट करेंगी और डिस्ट्रप्शन करेंगी माइटोटिक स्पिंडल को और इनहिबिट करेंगी माइटोसिस को। अगेन कमिंग टू द सेम डिस्कशन, अब आप ये देख लीजिए कि कुछ डीएनए सिंथेसिस को टारगेट कर रही हैं, कुछ एर्गोस्टिरॉल को, कुछ टारगेट कर रही हैं काइटिन को, ग्लूकैन्स को और मैनोज। Why antifungal resistance is important? क्यों antifungal resistance important है? There are certain species, for instance Candida है, Cryptococcus neoformans है और Aspergillus flavus है। इनमें आजकल एंटीफंगल रेजिस्टेंस डेवलप हो रही है, एंड यू आर वेरी वेल नोन विद द मैकेनिज्म्स ऑफ एंटीफंगल रेजिस्टेंस। या तो ये टारगेट कर देंगी एंजाइम है जो टारगेट है उसको मॉडिफाई कर देती हैं, या एर्गोस्टिरॉल बायोसिंथेटिक पाथवे को डिस्टर्ब करती हैं, एफ्लेक्स में पंप्स होते हैं और ड्रग इंपोर्ट कम होती है। दीज आर ऑल दोज मैकेनिज्म्स दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन बैक्टीरियोलॉजी। तो इस वजह से एंटीफंगल रेजिस्टेंस भी आजकल देखी जा रही है, और उसमें हमें ऑल्टरनेटिव्स भी तलाश करने पड़ेंगे और या फिर कॉम्बिनेशन देनी पड़ेगी। So now there is time for 3 minutes relaxation for both of you and myself, and then we will be coming to the second part of the lecture. इसको पोएम है बड़ी अच्छी है, मुझे मिली थी, छोटी सी है लेकिन टू द टारगेट। यहाँ हम अल्लामा इकबाल का एक शेर पढ़ लेते हैं। उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उसको अपनी मंजिल आसमानों। तो कमिंग बैक टू द सेम स्लाइड, सोइंग एंड रीपिंग। सो एन एक्ट, रीप अ हैबिट। सो अ हैबिट, रीप अ लाइफस्टाइल। सो अ लाइफस्टाइल and you are going to reap a destiny. Coming to part 2, and in this part 2 you are going to examine certain patients of cutaneous and subcutaneous mycosis. एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं। We will be heading towards the completion of mycology in 3 subunits. So today we are going to complete cutaneous and subcutaneous mycosis patients. Tomorrow we will be having a look on systemic patients, systemic mycosis के patients देखेंगे, and last but not the least we will be having a look on opportunistic mycosis patients. Starting with enlisting the cutaneous and subcutaneous mycosis. कुटेनियस माइकोसिस को कौन सी सब टाइप्स में आज हम डिस्क्राइब करेंगे और सब कुटेनियस की कौन सी टाइप्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। सो वी आर गोइंग टू सी द पेशेंट ऑफ डर्मेटोफाइटोसिस। अगेन आई एम सॉरी, मैंने यहाँ पे वाई जो है वो नहीं लिखा। डर्मेटोफाइटोसिस, टीनिया वर्सिकुलर का पेशेंट देखेंगे और टीनिया नाइग्रा का देखेंगे। सबकुटेनियस माइकोसिस में यू आर गोइंग टू एग्जामिन द पेशेंट ऑफ स्पोरोट्राइकोसिस, क्रोमोमाइकोसिस, एंड देन coming to the mycetoma.
हैविंग अ लुक ऑन क्यूटेनियस माइकोसिस, सबसे पहला जो पेशेंट है इस तस्वीर इस पिक्चर में ऑन योर एक्सट्रीम लेफ्ट साइड, दैट इज डर्मेटोफाइटोसिस. द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम डर्मेटोफाइटोसिस. सेकेंड नंबर पे जो पेशेंट है इन द मिडल ऑफ द पिक्चर, दैट इज टीनिया वर्सिकुलर. और थर्ड है हमारे पास टीनिया नाइग्रा का. सो अब डर्मेटोफाइटोसिस में क्या होगा? डर्मेटोफाइटोसिस जो है दे आर कॉज्ड बाय फंगाई, दे आर कॉल्ड एज डर्मेटोफाइट्स. और ये सिर्फ सुपरफिशियल केराटिनाइज स्ट्रक्चर्स को इन्वॉल्व करती हैं. सुपरफिशियल केराटिनाइज स्ट्रक्चर्स कौन कौन से होते हैं? स्किन है, हेयर है और नेल है. डीपर टिश्यूज में नहीं जाती. जो इंपॉर्टेंट डर्मेटोफाइट्स हैं वो कौन कौन सी हैं? दे आर क्लासिफाइड इनटू 3 जेनेरा: एपिडर्मोफाइटोन, ट्राइकोफाइटोन एंड माइक्रोस्पोरम. डायरेक्ट कांटेक्ट से भी ये स्प्रेड होती है. एनिमल्स जैसे कैट्स और डॉग्स हैं उनसे भी लग सकती हैं. तो एनिमल्स जो हैं उनको भी हमें ट्रीट करना चाहिए. अब इसको एग्जामिन करने के लिए हम क्या लेंगे? स्क्रैपिंग्स ले सकते हैं स्किन की, नेल की ले सकते हैं. अच्छा, पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि डर्मेटोफाइटोसिस जो कि टीनिया होता है या रिंग वर्म होता है, होते क्या हैं? क्रॉनिक इन्फेक्शंस होती हैं और वार्म और ह्यूमिड एरिया ऑफ द बॉडी में होंगी. और वार्म और ह्यूमिड एरिया में एथलीट्स फुट से और जॉक इच है. टिपिकल रिंग वॉर्म लेशंस जो हैं उनके इन्फ्लेम्ड सर्कुलर बॉर्डर होते हैं और इसमें पैप्यूल्स और वेसिकल्स भी आ सकते हैं. लेशंस जो होती हैं टिपिकली प्रोरेटिक होती हैं, इचिंग होती हैं. पेशेंट आपको आके कहेगा कि मुझे यहाँ पे खारिश होती है. वहाँ पे ब्रोकन हेयर और डैमेज नेल्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं क्योंकि वो बार बार खारिश से जो पेशेंट है वो खारिश करेगा. अब इनके जो नाम है वो अफेक्टेड बॉडी पार्ट्स के हिसाब से लिखे गए. टीनिया कैपिटस है जो कि हेड की इन्फेक्शन है. टीनिया कॉर्पोरस ऑल ओवर द बॉडी है. क्रूरिस ग्रोइन की है और पेडिस फुट की है. एक और होती है जो नेल्स की होती है, उसको हम क्या कहते हैं? ऑन्कोमाइकोसिस या टीनिया ओंगियम. तो इट इज़ अ डिजीज ऑफ द नेल्स. टो नेल इसमें जो है वो हार्ड हो जाते हैं, ब्रिटल हो जाते हैं, थिकन्ड हो जाएंगे, टूटने फूटने शुरू कर देंगे और डिसकलर्ड हो जाएंगे. एक और होती है दैट इज कॉल्ड एज ट्राइकोफाइटोन. ट्राइकोफाइटोन जो है वो क्या होती है? वो टीनिया कैपिटस करता है और हेयर में इन्फेक्शन करेगा. बाकी और भी होती हैं लेकिन हम इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे. पैप्यूल्स भी होते हैं, वेसिकल्स होते हैं, एथलीट फुट है और जॉक इच है. अच्छा, पीछे चलते हैं पहले, फिर हम ये आईडी रिएक्शन को डिस्कस करेंगे. डर्मेटोफाइटोसिस में अब करेंगे क्या? स्क्रैपिंग्स लेंगे हम स्किन की, नेल की, केराटिनाइज टिश्यू की. 10% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में ग्लास स्लाइड पे करेंगे और उसमें हमें नज़र आएंगे सेप्टेट हाइफी अंडर द माइक्रोस्कोप. हमने पहली तीसरी चौथी स्लाइड में सेप्टेट हाइफी देखा था जिसमें ट्रांसवर्स वॉल्स उन्होंने फॉर्म की हुई थी. जब हम कल्चर लगाएंगे इसका सेबरोडजैगर पे, रूम टेम्परेचर में रखेंगे, तो वहाँ पे हमें क्या नज़र आएंगे? टिपिकल हाइफी एंड कोनेटिया. राइट. उसके अलावा हम अल्ट्रावायलेट रेट से भी देख सकते हैं. अल्ट्रावायलेट लाइट, वुड्स लैम्प जलाते हैं हम और उसके बाद फ्लोरेसेंस देखते हैं हम. इसमें टीनिया कैपिटस लेशंस. ट्रीटमेंट में हम देंगे पेशेंट को मीकोनाजोल, टर्बेनेफिन, टोलनेफ्टेट और एफिनाकोनाजोल. तो ये 4 ट्रीटमेंट्स हैं इसकी. अब हम देख लेते हैं आईडी रिएक्शन क्या होता है. आईडी रिएक्शन क्या होता है? कुछ पेशेंट्स ऐसे होंगे जिसमें हाइपर सेंसिटिविटी होती है और इट कॉजेज डर्मेटोफाइटिड या आईडी रिएक्शंस. उनकी फिंगर्स पे वेसिकल्स बन जाते हैं. और आईडी लीजन्स जो होती हैं दे आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट और एज अ रिस्पॉन्स टू सर्कुलेटिंग फंगल एंटीजन्स. अब इनमें जो लीजन्स होती हैं उनमें हाइफी कोई नहीं होती. राइट. कमिंग बैक टू टीनिया वर्सिकुलर, अब हम दूसरे पेशेंट पे चलते हैं. ये जो मिडल का पेशेंट है, टीनिया वर्सिकुलर का पेशेंट जो है, इसमें क्या होता है? टीनिया वर्सिकुलर का दूसरा नाम है पिट्रियासिस वर्सिकुलर. सुपरफिशियल स्किन इन्फेक्शन और कॉस्मेटिक इंपॉर्टेंस की है. आप देखें कि इसकी स्किन में हाइपोपिगमेंटेड एरिया नज़र आ रहा है. आपने अपने सर्कल में भी देखा होगा. मैंने अपने सर्कल में अब तक 2-3 लोग देखे हैं जिनको ये प्रॉब्लम है हाइपोपिगमेंटेशन की. हाइपोपिगमेंटेड एरियाज आ जाते हैं और जब ज़्यादा गर्मी होती है और टैंड स्किन हुई हुई हो, डार्क स्किन हुई हुई हो, तो ये ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है. मेलेसीजिया फरफर इज़ द कॉजेटिव एजेंट. स्केलिंग भी होती है, इचिंग होती है, खारिश होती है और हॉट और ह्यूमिड वेदर में ये ज़्यादा फ्लॉरिश करता है.
जब हम इसका स्पेसिमेन लेंगे तो ऑब्वियसली वही बात है कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्रेपरेशन लेंगे, स्किन स्क्रैपिंग्स लेंगे। कल्चर हम इसका ज़्यादातर नहीं करते। ट्रीटमेंट मीकोनाजोल है, फ्लूकोनाजोल है और आइट्रोकोनाजोल है। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, दैट इज आइट्रोकोनाजोल। कमिंग टू आवर थर्ड पेशेंट, दैट वाज टीनिया निग्रा or tinea nigra. The patient is suffering from tinea infection. Tinea nigra causes infections of the keratinized layer of the skin and the causative agent is Cladosporium. Soil से ये ट्रांसमिट होती है और ब्राउनिश स्पॉट, आप देखें पेशेंट के हाथ पे ब्राउनिश स्पॉट है, दैट इज कॉज्ड बाय द मेलेनिन लाइक पिगमेंट इन द हाइफी। हाइफी के अंदर मेलेनिन लाइक पिगमेंट होता है। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म इसका क्लेडोस्पोरियम होगा और सॉइल में अगर सॉइल में से कोई इंजरी होती है तो ये ट्रांसमिट हो सकती है। सैलिसाइलिक एसिड इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर दिस पेशेंट। So until now you have seen 3 patients of cutaneous mycosis और एक हमने पीछे देखा था जिसमें उसने फंगल स्पोर्स इनहेल कर लिए थे साइमा ने, और वो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन थी और इओजिनोफिलिया था एंड पॉजिटिव व्हील एंड फ्लेयर रिएक्शन था। अब हमने ये 3 पेशेंट्स और देख लिए, डर्मेटोफाइटोसिस या डर्मेटोफाइट्स जिनके अंदर इन्फेक्शन थी, टीनिया वर्सिकुलर या पिट्रियासिस वर्सिकुलर का पेशेंट देखा और लास्ट हमने देखा टीनिया नाइग्रा। But still, don't move on. 3 more patients are waiting for us. अच्छा, आईडी रिएक्शन हमने कर लिया, एथलीट्स फूड और ये सारी चीज़ें कर ली। These are the clinical pictures. See, अब ये टीनिया जो है, इसमें आपको टीनिया कैपिटस हेड का भी नज़र आ रहा है। उसके बाद टीनिया कॉर्पोरस ऑल ओवर द बॉडी हो सकता है। टीनिया क्लोरिस जो है वो ग्रॉइन में होगा और टीनिया पेडिस इज रिलेटेड विद द फुट। टीनिया अंगियम भी कह सकते हैं इसको हम, ऑन्कोमाइकोसिस जिसमें लेफ्ट साइड पे नेल्स जो है वो नेल भी अफेक्टेड हुए हैं। हमारी एक रिलेटिव हैं तो वो बहुत ज़्यादा अपने हाथ ना इमर्स रखती थी पानी में। उनको कपड़े धोने का बहुत शौक था। जब देखो वो कपड़े बड़े मज़े से और बड़े शौक से और तसल्ली से बैठ के धोती थी। तो उनके दोनों हाथों में और दोनों पैरों में सारे येलो और ब्रिटल नेल्स। आई हैव विटनेस दिस विद माई आइज़। तो रिमेंबर कि जो अभी हमने पढ़ा था पीछे कि नेल्स इन्फेक्शन और ये ज़्यादातर इमर्स करें हॉट एंड ह्यूमिड वेदर में, पानी में जो लोग ज़्यादा रहें। बाय द वे, ये जो डिश वॉशर्स होते हैं रेस्टोरेंट्स में या धोबी आप देखते होंगे, पुराने ज़माने के जो धोबी होते थे जो हाथ से कपड़े धोते थे, उनमें ये ज़्यादातर प्रॉब्लम्स होती हैं जिनका पानी में रहने का ज़्यादा काम है। कमिंग टू आवर लास्ट पेशेंट्स, क्योंकि अब हमारा टाइम भी होने वाला है, आउटडोर का टाइम ख़त्म होने वाला है, दैट इज़ सबक्यूटेनियस माइकोसिस। सबक्यूटेनियस माइकोसिस में हम पेशेंट्स देखेंगे। नंबर 1 पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम स्पोरोट्राइकोसिस। और देखिए आप कि स्पोरोट्राइकोसिस में आप ये देखें कि ये एक ब्राउन से कलर की जो है वो आप देखें कि गोल सा जो है ना वो बना हुआ है। लोकल पस्ट्यूल भी कह सकते हैं, लोकल अल्सर है और इसमें साथ लिम्फेडिनोपैथी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। सेकंड पेशेंट हमारे पास क्रोमोमाइकोसिस का, और क्रोमोमाइकोसिस के बाद हमारे पास लास्ट पेशेंट जो आज हमने देखना है दैट इज ऑफ माइसीटोमा। स्पोरोट्राइकोसिस का पॉजिटिव एजेंट क्या है? स्पोरोथ्रिक्स शंकाई, डायमॉर्फिक फंगाई है। दैट मीन्स कि एनवायरनमेंट में कैसे रहेगी? मोल्ड फॉर्म में, और टिश्यूज़ में और ह्यूमन बॉडी में कैसे रहेगी? यीस्ट फॉर्म में। मोल्ड फॉर्म्स जो होती हैं वो प्लांट्स में होती हैं और यीस्ट फॉर्म्स जो है वो ह्यूमन टिश्यू में होती हैं। स्किन जो है वहाँ से ये ये एंटर होगा, थॉर्न के थ्रू भी हो सकता है, पस्चुअल बनेगा, लोकल अल्सर होगा। वो लोग जो गार्डनर्स होते हैं, जो फार्म्स में काम करते हैं, बागात में करते हैं, जब उनको कांटा चुभता है या रोज़ के प्लांट्स में बहुत ज़्यादा कांटे होते हैं, बड़े शार्प होते हैं, सो दे आर मोर अफेक्टेड। और या फिर ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी पेशेंट्स हैं जिनमें लो CD4 काउंट होता है, उनमें ये डिसेमिनेटेड इन्फेक्शंस भी कर सकते हैं। गार्डनर्स में ज़्यादा देखे जाते हैं ये। उसके अलावा अब हम करेंगे क्या? अब इसमें जब हम इसका क्लिनिकल लेबॉर्ट्री में क्या करेंगे कि टिश्यू स्पेसिमेन लेंगे और वहाँ पे हमें राउंड या सिगार शेप बडिंग यीस्ट नज़र आएंगे। कल्चर जब रूम टेम्परेचर का करेंगे सेवर और जैगर में, तो हाइफी होंगे जिनके ओवल कॉनिडिया होंगे और ये रिजेंबल करते हैं डेजी के फ्लावर से। ये मैं आपको नेक्स्ट में इंशाल्लाह इसकी पिक्चर दिखा दूंगी। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इज आइट्रोकोनाजोल। क्रोमोमाइकोसिस का पेशेंट है हमारा ये नेक्स्ट। यहाँ देख लेते हैं क्या लिखा है कि क्रोमोमाइकोसिस जो है
या ये जो है हमारे पास सॉइल फंगस, इसमें 3 तरह के होते हैं, उसमें डिटेल की जाने की हमें ज़रूरत नहीं है। ये कहाँ पे होते हैं? सॉइल और वुड्स में। ट्रॉमा जब होगा तो ह्यूमन टिश्यू में ये इंट्रोड्यूस हो जाएंगे और इंक्यूबेशन पीरियड इनका लॉन्ग भी हो सकता है, फ्रॉम अ फ्यू मंथ्स टू फ्यू ईयर्स। तो क्रोमोमाइकोसिस का जो पेशेंट है, क्लेडोस्पोरियम इज़ वन ऑफ द कॉजेटिव एजेंट, सॉइल फंगाई होते हैं, डिमेटिशियस होते हैं। अब डेमेटिशियस का क्या मतलब है? क्योंकि इनके जो कॉनेडिया और हाइफी हैं डार्क कलर के होते हैं, या तो ग्रे होंगे या ब्लैक होंगे, राइट। उसके अलावा वॉट लाइक लेजन्स करेंगे, अभी हमने पिक्चर में देखा है, फीट और लेग को अफेक्ट करेंगे एंड देयर में बी फॉर्मेशन ऑफ एब्सिसेस। डार्क ब्राउन राउंड फंगल सेल्स नजर आएंगे हमें ल्यूकोसाइट्स में या जॉइंट सेल्स में जब माइक्रोस्कोपी करेंगे। Thiabendazole is the treatment of choice along with the surgery of these wart-like lesions. Coming to our last patient of today, that is mycetoma. Mycetoma कैसे एंटर करता है? अगर कोई वूंड हो जाए, अभी हमने पीछे जिक्र किया था होस्ट डिफेंसेस के, इंटैक्ट स्किन और इंटैक्ट म्यूकस मेम्ब्रेन्स। अगर कोई वूंड होगा हैंड पे, फीट पे, बैक पे, तो ये क्या करते हैं, वहाँ पे एब्सेसेस बना सकते हैं, पस जो है वो होगी, इसमें डेवलप हो जाएगी, साइनसेस हो जाएंगे और पस में ग्रैन्यूल्स हमें नज़र आ सकते हैं। कैन यू नेम द बैक्टीरिया, वन ऑफ द बैक्टीरिया इन विच वी डिस्कस्ड द सल्फर ग्रैन्यूल्स, जिसमें हमने साइनस ट्रैक्ट से स्पेसिमेन लिया था और जब ग्लास स्लाइड से पे रख के हम उसको पस को दूसरी ग्लास स्लाइड से थोड़ा सा हम उसको पुश करते थे तो अंदर से सल्फर ग्रैन्यूल्स निकलते थे। Well, the treatment of choice in this patient will be sulfonamides and surgery. तो जल्दी से हम अपना ये रिकैप कर लेते हैं कि आज हमने 7 पेशेंट्स देखे। नंबर 1 वॉज डर्मेटोफाइटोसिस, फिर टीनिया वर्सिकुलर था, फिर टीनिया नाइग्रा था, जिनकी हमने सारी मॉर्फोलॉजी, कॉजेटिव एजेंट, क्लिनिकल फीचर्स, लैब डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट डिस्कस की। उसके बाद फिर हमने सबकुटेनियस माइकोसिस में, अब सबकुटेनियस में हमने कौन से देखा? माइसीटोमा देखा, क्रोमोमाइकोसिस देखा और स्पोरोट्राइकोसिस देखा। So the take home message is that today you saw 7 patients in the outdoor. पहला एक और हमने देखा था इनहेलेशन जिसने की थी फंगल स्पोर्स की। हाँ, साथ हमने एग्जामिन किया and we tried to manage. So in this way we tried to accomplish the learning outcomes that were designed for today's lecture, and tomorrow inshallah we will be taking up our next lecture. Thank you and stay blessed. Allah Hafiz and wishing you the best day.